माँ सरस्वती के चरणों में शत नमन। आदरणीय अध्यक्षा महोदय, इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय, मेरे सहयोगी वक्ता, इस प्रांगण में उपस्थित जगह जगह से आई हुई महिला मंडल की महिलाएं, स्कूल के अभिभावकगण, प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, आज इस सब संगम शक्ति में मुझे कुटुंब प्रबंधन और पर्यावरण के विषय में बोलने के लिए मौका दिया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं मंच से जो भी कहूँगी आप लोग इसको समझेंगे और इसको जो मैं बात कहूँगी उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर में पीटीएम में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम भारतीय संस्कृति में जो परिवार का एक भाग आता है उसके ऊपर चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वैसे तो हमारे भारत में परिवार के विषय में बातचीत करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी लोग जो है पूरे भारत में हम सब संयुक्त परिवार में रहते आ रहे हैं और रहते रहेंगे। जहाँ तक मुझे विश्वास है कि यहाँ प्रांगण में बैठे हुए सभी समस्त महिलाएं भी संयुक्त परिवार के ही हिस्सा होंगी। मगर विडंबना ये है कि आज बदलते परिस्थिति में हमारे परिवार का सांचा भी बदल रहा है। वैसे तो भारत विभिन्नताओं का देश है। यहाँ पे हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं, हर राज्य की अपनी अपनी अलग वेशभूषाएं हैं। इसके बावजूद भी हम एक हैं। हमें अपने भारत में होने का, हमें इस देवभूमि में जन्म लेने पर गर्व होना चाहिए। जैसे हम पंजाब में चले जाते हैं तो वहाँ पे पंजाबी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, बिहार में बिहारी और उत्तर प्रदेश में हिंदी और उर्दू जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हम हिमाचल में आते हैं तो यहाँ पर हम हिमाचली और खड़ी बोली जैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। इसके बावजूद भी जैसे हमारी भाषाएं अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, मगर फिर भी हमारे जो परिवार की संरचना है वो सब जगह एक जैसी है। हम सब एक संयुक्त परिवार में रहने की कोशिश करते हैं। भारत में जो हमारे परिवार की संरचना है, इसमें हम ये मानते हैं कि हम परिवार जो है सिर्फ रक्त संबंधों से नहीं हो करके हम समस्त पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। इसके लिए हमें एक मंत्र दिया गया है, वसुदेव कुटुंबकम। जैसे पूरा भारत, पूरा पृथ्वी ही हमारा एक परिवार है। ये सब हम मान के चलते हैं। इससे हमें पर्यावरण के ऊपर भी काफी बल मिलता है। कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन क्या है? आज का मेरा विषय है कुटुंब प्रबोधन। पर्यावरण के ऊपर और कुटुंब के ऊपर बात करने के लिए मुझे यहाँ पे मंच दिया गया है। पहले हम बात करते हैं कुटुंब प्रबोधन क्या है। ये कुटुंब प्रबोधन, इस विषय को आज हम सब शक्ति संगम में इस विषय को चुना है। क्या कारण है जो आज हमें इस विषय को मंच में चर्चा के लिए बाध्य होना पड़ रहा है? दोस्तों, कुटुंब का मतलब है परिवार, ऐसा परिवार जो संयुक्त हो और उस समाज में एक मिसाल बना हो। वैसे तो संयुक्त परिवार की शिक्षा हमें भारतीय समाज में न किसी पाठशाला से मिलती है, न किसी पुस्तक से और न किसी मंच में सिखाया जाता है। इसकी शिक्षा तो हमें अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से विरासत में प्राप्त होती है। हमें बड़ों का आदर व छोटों का प्यार करना बचपन से ही सिखाया जाता है। हमारा परिवार जितना संयुक्त व बड़ा हो उतना ही समाज में एकजुटता व राष्ट्रीय हित के लिए उत्तम है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताई सब एक ही छत के नीचे एक ही चूल्हे पर खाना बनाकर खाते हैं और एक ही घर में बड़े प्यार से रहते हैं। मगर आज संयुक्त परिवार टूट रहा है। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में संयुक्त परिवार का महत्व खोता जा रहा है। बड़े बुजुर्ग अकेले हो गए हैं और बच्चे इस विकास की अंधी दौड़ में पढ़ने के लिए शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं और भाई बहन हमारे कम होते जा रहे हैं। चाचा चाची है ही नहीं, कहीं कहीं तो ऐसे है ताया ताई नाम का कोई रिश्ता है ही नहीं, और ये चिंता का विषय है। और इसका दूसरा पहलू अगर हम देखें तो ये हमारे समाज के लिए सही बात नहीं है। हमारे परिवार का नक्शा ही बदल रहा है। आज
आज हमारा परिवार सिर्फ एक समाज की एक छोटी सी पीढ़ी बन के रह गई है। मेरे हिसाब से इसका श्रेय हमारी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के ऊपर जाता है, क्योंकि उन्होंने 1970 में एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो, जिसका हमारे ऊपर सख्ती से लागू किया गया। आपातकाल के दौरान 1975 से 1977 के बीच में जबरन नसबंदी करवाई गई। इसका जवाब आज तक हमें नहीं मिला कि इस जबरन नसबंदी का मुख्य कारण क्या था और क्यों किया गया था, मगर बताया ये जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए ये जबरन नसबंदी करवाया गया था। मगर क्यों? इसको सिर्फ हिंदू को ही क्यों टारगेट किया गया, कि हिंदू परिवार को ही जबरन नसबंदी के लिए क्यों आगे लाया गया? अब आज के परिवेश में देख लीजिए, मुसलमानों के पास 10 से 12 बच्चे होते हैं, वो पल जाते हैं। उन बच्चों को वो शिक्षा के साथ साथ वो कई तरह के काम भी सिखाते हैं, चाहे वो काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो हर तरीके का काम करने से वो नहीं शर्माता है। पर हमारे बच्चे आज के परिवेश में बहुत पढ़ लिख जाते हैं, +2 कर रहे हैं। +2 के बाद बच्चे के दिमाग में आता है कि अब क्या, इससे आगे क्या, अब हम क्या करें। उसके बाद वो जैसे कैसे करके वो ग्रेजुएशन पूरा करता है, उसके बाद फिर भी उसके सामने एक ही सवाल होता है, अब हम क्या करें। अब जैसे ही बच्चे के सामने ये बात आती है कि अब आगे क्या होगा, फिर वो अपने परिवार से बात करने की कोशिश करता है। अब परिवार में ऐसा तो कोई है नहीं, क्योंकि आज का परिवार तो बिखरा हुआ परिवार है। दादा दादी अपने अलग जगह रहते हैं, मम्मी पापा अलग जगह रहते हैं, और बच्चा पढ़ाई के लिए स्कूल जाता है, और माँ बाप के पास इतना टाइम नहीं कि वो बच्चों के साथ 2 शब्द बात कर सके, क्योंकि सब व्यस्त हैं, पैसे कमाने में सब व्यस्त हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं है, परिवार को भी थोड़ा समय देना हम सबका कर्तव्य बनता है। जब हम बच्चों को टाइम नहीं देते हैं और बच्चा हमारे से बहुत सी बातें करना चाहता है, हम उसको नहीं सुनते हैं, तो वो अपने लिए दोस्त कहीं और ढूंढना शुरू कर देता है, और इसका असर बहुत बुरा पड़ता है हमारे बच्चों के ऊपर। कभी कभी हमारे बच्चे गलत दिशा की ओर चले जाते हैं। अभी अभी मैडम ने यहाँ से जिक्र किया नशे के बारे में। आज के परिवेश में ऐसा है कि हर गली मोहल्ले में नशा बिक रहा है। हर गली मोहल्ले में नशा इस तरह बेधड़क होके बिक रहा है कि भाई एक छोटा सा बच्चा, कॉलेज जाने वाला बच्चा, स्कूल जाने वाला बच्चा जो है, उस नशे को खरीदने के लिए उसको पता है कि उसे कहाँ मिल रहा है, मगर इसके लिए पुलिस भी पीछे है। पुलिस को ये नहीं पता होता है कि नशा कहाँ बिक रहा है। इसीलिए हम महिलाओं को आगे आना चाहिए। अपने गली मोहल्ले में कोई भी किसी भी तरीके का नशा बेचने वाला हो, खरीदने वाला हो या सप्लाई करने वाला हो, इसकी जानकारी हम महिला मंडल को होनी चाहिए। मैं रिद्धि सिद्धि फाउंडेशन की संस्थापक हूँ। हमारे फाउंडेशन में एक ऐसी महिला है जिन्होंने अभी हाल ही में, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है, उन्होंने हाल ही में बहुत बड़े एक गैंग को, नशे गैंग को अपने इलाके में पकड़वाया है। ये महिला की शक्ति है। हम सोचते हैं कि अगर उसका बच्चा नशा कर रहा है तो हम क्यों बोले, हम किस लिए बोले, हमें नहीं बोलना चाहिए, पर हमें बोलना चाहिए। हमें आज अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए खड़े होना चाहिए। हमारा जिंदगी तो जैसे तैसे कट रहा है और कट भी जाएगा। आगे आने वाली पीढ़ी जो है हमारे नशे के चपेट में ना चला जाए, इसके लिए हम सब महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। हमें अपने परिवार के साथ रहना पड़ेगा, संयुक्त परिवार में रहना पड़ेगा। हमें अपने जो बड़े बुजुर्ग है उनका मान सम्मान करना पड़ेगा। आज विडंबना देखिए, हमारे छोटे जैसे कुल्लू में वृद्धाश्रम जैसा कोई संस्था खुला हुआ है। ये एक हमारे कुल्लू के लिए कलंक है। हमें शर्म आनी चाहिए। हमने वृद्धाश्रम क्यों खोला हुआ है यहाँ पे, किस लिए? इसीलिए कि भाई हम अपने बड़े बुजुर्गों को वहां पे आके जमा करके आए, वहां पे छोड़ के आए, और हम अपने बच्चों को भी टाइम ना दे पाए। अगर हमारे बुजुर्ग बड़े हमारे साथ रहेंगे, हमारे बच्चों की देखभाल करेंगे, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, हमारे बच्चों की देखभाल करेंगे, हम क्यों उस वृद्धाश्रम जैसे संस्था को जो है यहाँ पे बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों हमने वृद्धाश्रम जैसे संस्था को जो है हम तरह तरह के उनको योजनाएं देते हैं, तरह तरह से उनको बढ़ावा देते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिमाचल में वृद्धाश्रम एक कलंक के रूप में उभर रहा है और आगे चल के बहुत ज्यादा उभरेगा भी, और ये शर्म की बात है। आज हम सब महिलाओं को यहाँ पर इस प्रांगण में सभी महिलाएं बैठी है, हमें अपने परिवार को किस तरह से अपने सहयोग में रखना है, किस तरीके से अपने साथ रखना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। किस घर में लड़ाई नहीं होती है? सबके घर में लड़ाई होती है। जेठ देवरानी की लड़ाई होती है, सास बहू की लड़ाई होती है, पर यह कि थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी शक्ति
और थोड़ा सा हम महिलाओं के अंदर, अब अभी मैडम ने कहा कि हमारे अंदर 7 शक्तियां हैं जो यहाँ पे लिखी हुई है, 7 शक्तियां। हम महिलाओं के अंदर ऐसी ऐसी 7 शक्तियां हैं, हम कुछ भी कर सकती हैं। तो क्या हम अपने घर के लड़ाई झगड़े को सुलझा के आपस में प्यार से नहीं बैठ सकती? इसका मुख्य कारण मैं समझती हूँ कि टीवी पर भी जाता है। जैसे टेलीविजन में हम सास बहू का सीरियल देखते हैं, उसको हम अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। वो तो एक प्रोग्राम है, वो पैसे कमा रहे हैं, मगर हम उस चीज को अपने जीवन में उतार करके हम गलत कर रहे हैं। आज के इस भाग दौड़ में बच्चों के हाथ में मोबाइल भी एक जहर के समान है। बच्चा मोबाइल में वो देखता है जो उसे नहीं देखना चाहिए। क्या आप लोग मानती हैं इस बात को? देखिए, जब माँ और पापा दोनों कमाई में बिजी हैं, मम्मी घर के कामों में व्यस्त है, पापा बाहर के पैसे कमाने में व्यस्त है, और बच्चा, हमारे पास एक बच्चा या 2 बच्चे, वो अपने कामों में व्यस्त हैं। अब उनके पास करने को क्या? एक तो ज्यादा से ज्यादा हद तक पढ़ाई करेंगे वो, और वो पढ़ाई भी कितने देर तक करेगा? 1 घंटा 2 घंटा। उसके बाद जो उसके पास टाइम बचता है उस बीच में वो क्या करेगा? उसके पास करने को कुछ नहीं बचता है। फिर वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, और वो मोबाइल जो है वो गलत इस्तेमाल करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे उनको हमें अपने साथ रखना पड़ेगा, उनको हमें इज्जत देनी पड़ेगी, मान सम्मान देनी पड़ेगी, उनके साथ सहयोग करना पड़ेगा। जो वो बोलते हैं उनको सुनना पड़ेगा। वो शायद गलत तो कभी नहीं बोलते होंगे, गलत वो कभी नहीं बोलेंगे, ना हमारे लिए बोलेंगे, ना वो अपने पोते पोतियों के लिए बोलेंगे। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं आज के परिवेश में जो हो रहा है उसके ऊपर बातचीत कर रही हूँ। पहले के टाइम में जैसे घर में एक टीवी होता था तो समस्त परिवार जो है बैठ करके टीवी, एक कमरे में बैठ करके टीवी देखते थे, है ना जी। तो बातचीत भी एक जगह पे होती थी, खान पान भी हम इकट्ठे होके बैठते। मुझे खुद याद है जब मैं छोटी थी तब की बात कर रही हूँ मैं। अब तो बहुत कुछ बदल गया है। अब ऐसा हो गया कि अगर हम 4 परिवार हैं, चारों के हाथ में मोबाइल आ गया है, चारों, एक उस कोने में, एक उस कोने में और एक उस कोने में। जब खाना खाने की बारी आती है तब एक बच्चा अपने मर्जी से जाके खाना लेके हम खाते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक जगह पे इकट्ठे हो जाए। आज से हम ये नियम बनाएं अपने अपने घरों में जा करके, एटलीस्ट जब हम खाना खा रहे हो, रात का खाना, उस टाइम जो है सभी परिवार अपने अपने मोबाइल को एक जगह रख करके एक डाइनिंग टेबल पे बैठ करके सभी दिनचर्या की बात को डिस्कस करें। चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से हमने आज का दिन गुजारा है, हमने आज दिन भर में क्या क्या किया है। इस बात को एक डाइनिंग टेबल पे बैठ करके डिस्कस करने की कोशिश करें। आप सभी से मेरा ये अनुरोध है। अब हमारा पहलू आता है शादी। भारतीय परंपरा में शादी एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा गया है। भारतीय परिवार में शादी कुल को आगे बढ़ाने का एक मुख्य भाग है। जैसे हम पहले शादी करते थे तो उस टाइम होता था, जैसे लड़की की मंगनी से लेके, चाहे लड़के के मंगनी से लेकर के उसकी शादी तक का, उसमें जैसे लड़की की मंगनी होगी तो कुछ शगुन दे करके उसको बात पक्की कर दी जाती थी। और उसके बाद जो है शादी ब्याह में जो है जब खर्चा, जैसे गांव वाले आते थे घर में खाना बनाने के लिए, तो सब बैठ करके पंगत पे बैठ करके खाना खाते थे, और अच्छे से बच्चे भी खुश होते थे, सब सारे रिश्तेदार मिलजुल करके उस ब्याह को निपटाते थे। अब आज के दौर में देखिए क्या हो रहा है। आज के परिवेश में शादी एक दिखावा हो गया है। आज हर जगह पे, किसी भी जगह देख लो, कहीं पर भी शादी हो रहा हो, जैसे मंगनी की बात कर लेते, जब तक अंगूठी एक्सचेंज नहीं होती तब तक मंगनी नहीं माना जाता। ये कहाँ का कल्चर है? ये विदेशी कल्चर है, पाश्चात्य कल्चर है। हमारे कल्चर में अंगूठी का कोई मोल नहीं है, गहने के तौर पे हम मानते हैं। उसके बाद शादी का दिन आता है, दुल्हन के फोटोग्राफी से लेकर के दुल्हन के मंच के ऊपर नाच तक का ये सब सीन हमारे यहाँ पे होता है शादियों में। क्या ये सही है? क्या ये जरूरी है? शादियों में इतना खर्चा किया जाता है, कुछ माँ बाप जो है कर्जे में आ जाते हैं और इसका खामियाजा उन माँ बाप को भुगतना पड़ता है। कोई तो सुसाइड कर लेते हैं। शायद आप लोगों ने ऐसी खबरें सुनी भी होंगी। बहुत से लोग जो है कर्जे में आने के बाद जो है अपने जीवन की लीला समाप्त कर देते हैं, जो बिल्कुल गलत बात है।
और दूसरी बात, जो शादी में फोटोग्राफी वगैरह होती है, इसका पूरी तरीके से बहिष्कार करना चाहिए। हमारे भारतीय परंपरा के अनुसार शादियां होनी चाहिए। अब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं तो उनको बोला जाता है कि आप मंत्र जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी इस मंत्र को खत्म करिए, हमने जो है फोटोग्राफी के लिए जाना है, वहां पे शूटिंग करने जाना है। हम कोई फिल्म बनाने थोड़ी ना जा रहे हैं, हम शादी कर रहे हैं, अपने कुल की परंपरा को निभा रहे हैं। इसीलिए इस चीज को जो है खत्म करना चाहिए, इस चीज का विरोध करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अभी मैंने हाल ही में देखा, एक किन्नौर की एक शादी थी, उसमें परिवार वालों ने ये कहा कि कोई फोटोग्राफी नहीं होगी, कोई दिखावा नहीं होगा, कोई दूल्हा दुल्हन मंच पर डांस नहीं करेंगे। अगर कुछ ऐसा होगा, अगर रिश्तेदारों को बुरा लग रहा है कि हम इन सबको बैन कर रहे हैं, तो वो जा सकते हैं। हम इस चीज का बहिष्कार करते हैं। ये ऐसा सोच जो हम सबको लाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, जिसको पूरा देश, पूरा विश्व गर्व करता है, वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। आज भारत की संस्कृति हम लोग खो रहे हैं। हम साड़ियां पहनने से डरते हैं, हम अपने कपड़े पहनने से डरते हैं, हम बाहर के कपड़े, जीन, पैंट, टॉप, ये सब पहनकर हम अपने आप को मॉडर्न समझते हैं। पर वहाँ के जो पाश्चात्य लोग हैं, जो विदेश लोग हैं, वो हमारी साड़ियों को, हमारे कल्चर को, हमारे उसको अपना रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। हम क्यों छोड़ रहे हैं? हम क्यों अपने संस्कृति को छोड़ रहे हैं? इसका खामियाजा हमें खुद भुगतना पड़ रहा है। अगर हम अपनी संस्कृति को संस्कृति के हिसाब से, अपने भारतीय पद्धति के हिसाब से चल शुरू कर दें, तो हमारा परिवार भी ना टूटे, हमारा परिवार भी सही चले। मगर नहीं, हमने तो मॉडर्न बनना है, हमने बहुत पढ़ लिख के मॉडर्न बनना है। अब आप देखिए, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, पर उन्होंने अपने संस्कृति को, अपने भारतीय संस्कृति को अपने ऊपर अमल में लाया होता है। वो कभी दिखावा नहीं करते हैं। मगर हम लोग पता नहीं क्यों इस तरीके से करके जो अपने आप को ही सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए। ये गलत बात है, इस चीज को नहीं करना चाहिए। ये सब बातें तो हो गई। अब मैं संयुक्त परिवार के ऊपर ज्यादा ना बोलते हुए मैं पर्यावरण के ऊपर बात करना चाहूंगी। भारतीय परंपरा में जिस प्रकार परिवार का महत्व है, उसी प्रकार पर्यावरण का भी बहुत बड़ा महत्व है। पर्यावरण मतलब हमारे पेड़ पौधे, जंगल, जल, जमीन, ये सब पर्यावरण में आते हैं। जैसे हमारे परिवार में बचपन से ही सिखाया जाता है, सूर्य नमस्कार करो, सुबह उठते ही भूमि के चरण स्पर्श करो, पीपल को जल दो। जैसे सुबह उठते ही हम एक मंत्र अपने बच्चों को सिखाते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंदाज, प्रभात कर दर्शनम। इस श्लोक का पूरा अर्थ है, हथेली के अगर भाग में लक्ष्मी, मध्य भाग में विद्या देवी सरस्वती, मूल भाग में परमात्मा विष्णु निवास करते हैं। इसलिए सुबह उठते ही हमें सर्वप्रथम अपने हथेली के स्पर्श करके, भूमि का चरण स्पर्श करके अपने दिनचर्या का शुरुआत करनी चाहिए। आप लोग मानते हैं इस बात को? हमें करनी चाहिए। हमें जो है सुबह उठ के ही मंत्रों से अपने, जब हम अपने दिनचर्या को मंत्रों से शुरू करते हैं तो हमारा दिन भी बहुत अच्छा बीतता है। ये हमारे दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। भारतीय परिवार संरचना में हमें भोग से अधिक त्याग और संयम की शैली को अपनाना चाहिए। यही संयम प्रकृति के आध्यात्मिक दोहन को भी रोकता है। भारतीय दृष्टिकोण से पर्यावरण को केवल उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि एक सजीव और पूजनीय इकाई मानती आई है। हम पृथ्वी को एक ग्रह नहीं, बल्कि माँ या भूदेवी कहकर पुकारते हैं। जैसे कभी हम अपनी माँ का शोषण नहीं करते, वैसे ही पृथ्वी की रक्षा करना भी हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। सेवा करनी चाहिए, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। हमारे त्योहार अनुष्ठान प्रकृति से गहराई से जुड़े हुए हैं। नाग पंचमी में नागों की पूजा की जाती है, गोवर्धन में पशुओं की पूजा की जाती है। वैसे ही वट पूजा में वृक्षों की पूजा करना, ये हमारे संस्कार में शामिल है। परंतु आज आधुनिक युग में सब उल्टा हो रहा है। सांपों को उनके जहर के कारण, जैसे सांपों का जहर कहते हैं ना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत